दोस्तों, बहुत खुशी महसूस हो रही है मुझे ये कहने पर कि आज हम बिजनेस प्लान के 9th एपिसोड में पहुंच गए हैं। और जब मैं आज आपके साथ संपर्क बना रहा हूं तो मैं डिब्रूगढ़ जैसे एक छोटे सिटी में हूं जो आसाम के एक ब्यूटीफुल स्टेट में आता है। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सेल्स प्लान। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, सेल्स किसी भी बिजनेस का एक ऐसा अंश होता है जिसके बिना वो बिजनेस कभी बन ही नहीं सकता। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो लोग सेल्स के प्रोफेशन में हैं उन्हें लगता है कि उनका काम थोड़ा छोटा है। मैं आपको ये बता दूं कि सेल्स वाले कभी भी अपने आप को छोटा ना समझे। वो इसलिए क्योंकि वही एक ऐसा ईंधन है जिससे ये पूरा संसार चलता है। जिस लैपटॉप में आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस मोबाइल में आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस गाड़ी में मेरे इस वीडियो को आप सुन रहे हैं, जिस टीवी में आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वो आप तक सिर्फ और सिर्फ इसलिए पहुंचा है क्योंकि किसी ने उस प्रोडक्ट को आपको सेल किया है। मेरा ऐसा मानना है कि जो भी इंसान सेल्स के लाइन में होता है उसे कामयाबी बहुत जल्दी मिलती है। और उसका कारण ये होता है कि सेल्स में जो टारगेट होते हैं वो डिफाइन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपको कहता है कि आपको पूरे साल में 1 करोड़ का बिजनेस करना है और आप 1 करोड़ डिलीवर करते हैं, तो जो नंबर है ना, नंबर कभी झूठ नहीं बोलते। और जब नंबर सामने दिखाई देता है तो कंपनी भी ये देखती है कि इस बंदे ने कुछ किया है और इसीलिए सेल्स वाले अपने करियर में बहुत जल्द प्रगति करते हैं। अपने प्रेजेंटेशन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को यह कह देना चाहता हूं कि अगर आप एक स्टार्टअप हैं और आप एक सेल्स प्लान बना रहे हो तो बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप इनिशियली प्लेसमेंट करने वाले हो और प्लेसमेंट के बाद ही सेल होगा। तो आइए रुख करते हैं आज के प्रेजेंटेशन के ऊपर और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अब मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस स्लाइड के ऊपर। जैसा आप सबको जानते हैं, पिछले एपिसोड में हमने प्राइसिंग के ऊपर चर्चा की थी और हमने ये डिस्कस किया था कि हम प्राइस को किस तरह कैलकुलेट करते हैं। आज हम जब सेल्स प्लान बना रहे हैं, हम उसी प्राइसिंग का रेफरेंस लेके सेल्स प्लान को बनाएंगे, क्योंकि सेल्स प्लान में वैल्यू होना बहुत जरूरी है। और वो वैल्यू क्या होगा? वो वैल्यू होगा रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर स्टॉकिस्ट के मार्जिन को देने के बाद जो हमारे पास पैसा बचता है वही हमारी प्राइस होगी। तो अगर हमारे प्रोडक्ट का एमआरपी 100 रुपीज है, सारे मार्जिन निकालने के बाद हमें कितना मिलता है? हमें मिलता है 63.13 रुपीज। मतलब जब हम सेल्स प्लान बनाएंगे, जब हम पीसेस को देखेंगे और उसको जब हम एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो वैल्यू जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए। याद रखिए, बहुत टाइम गड़बड़ी कहां हो जाती है? जब सेल्स टीम आपको जो नंबर बताते हैं वो एमआरपी को कैलकुलेट करके बताते हैं। एमआरपी को हम कैलकुलेट करके जब सेल्स प्लान बनाते हैं वो सही नहीं होता, क्योंकि एमआरपी का जो कैलकुलेशन होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रेड मार्जिन नहीं होती। वो तो पैसा हम लोगों को देते हैं। हमारे पास आता क्या है? हमारे पास आता ये है। तो सेल्स प्लान किस में बनना चाहिए? इसी कॉस्ट के ऊपर बनना चाहिए। तो अब सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप, जब हम किसी भी कंपनी का सेल्स प्लान बनाते हैं उस पे आता है प्लेसमेंट प्लान। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि हम अपने प्रोडक्ट को कितने स्टोर्स में डालने वाले हैं। अगर मैं इस उदाहरण की बात करूं तो आप देख रहे होंगे कि उस कंपनी के जो नंबर ऑफ SKU है, जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट वो लेके लॉन्च करने वाले हैं, वो 10 है। और उन्होंने एक बेंचमार्किंग बना ली है और वो बेंचमार्किंग ये है कि आप किसी भी स्टोर में जब प्लेस करोगे प्रोडक्ट तो हर एक SKU के करीब 5 पीस होने चाहिए। तो जब हम 5 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक स्टोर के अंदर जो टोटल प्लेसमेंट होती है वो होती है 50 पीसेस। सिर्फ यही काफी नहीं है, इसके साथ आपके पास स्टोर प्लान होना भी बहुत जरूरी है। यहां पर आप देखोगे तो नंबर ऑफ सेल्समैन जिससे वो कंपनी लॉन्च करने वाले हैं वो 5 है। और ये 5 लोग कितने स्टोर को कवर करेंगे? हर एक इंसान 150 स्टोर को कवर करेगा। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 750। मतलब ये कंपनी जो लॉन्च हो रही है इसने ये तय किया है कि वो 50 पीस एक स्टोर में रखेगी और वो टोटल 750 स्टोर्स एक डिफाइंड टेरिटरी के अंदर
टारगेट करेगी। कंपनियों के अपने अपने नॉर्म होते हैं और अगर आप मुझसे पूछे तो करीब 150 to 200 आउटलेट्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट यू आर लॉन्चिंग इज ओके। जब आपका बिजनेस सेट हो जाए तो आप इसको और बढ़ा सकते हैं। हम अपने डिस्कशन यानी कि सेल्स प्लान के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट स्लाइड में पहुंचते हैं और देखते हैं कि हम नंबर्स पर किस तरह पहुंच सकते हैं। जैसा आप सबको देख रहे हैं इस स्लाइड में नंबर ऑफ सेल्समैन मैंने 5 रखे हैं। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि बेंचमार्किंग में जो टारगेटेड स्टोर है पर मंथ वो 50 है, मतलब एक आदमी एक महीने में 50 स्टोर्स चालू करेगा। तो टोटल 5 लोग अगर 50 स्टोर चालू करते हैं तो एक महीने के अंदर कंपनी के 250 स्टोर शुरू हो जाते हैं। फिर हमने क्या पकड़ा था कि प्लेसमेंट जो हम करने वाले हैं वो 50 पीस के होंगे। और अब हम यूनिट सेल्स पे आ जाते हैं। यूनिट सेल्स हम कैसे डिराइव करेंगे? हम 50 को जब 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 12,500 के यूनिट सेल्स मिल जाते हैं पहले महीने के प्लेसमेंट में। M1 का मतलब मंथ 1 हुआ, उसी तरह मंथ 2, 3 और हम 12 महीने मतलब 1 साल का प्लान यहां पर बना रहे हैं। फिर मैंने क्या किया है, इस 12,500 पीसेस को मैंने 63.13, याद है आपको, मैंने आपको पहले बताया था कि हम जब डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन को सब घटा देते हैं तो हमारी प्राइस क्या आती है? प्राइस आती है 63.13। जब हम 12,500 को 63.13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो नंबर आता है वो करीब 7,89,000 का नंबर आता है। तो ये आपका पहले मंथ का टारगेटेड नंबर होगा। याद रखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत टाइम लोग ये सोचते हैं कि प्लेसमेंट सेल होता है। प्लेसमेंट इज नॉट सेल्स। अगर आप प्लेसमेंट के ऊपर बाकी सब कुछ निर्भर कर दोगे और आप रिपीट सेल्स के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो आप दिक्कत में आ सकते हो। और इसीलिए कहा जाता है कि जब तक आप मार्केटिंग नहीं करोगे आप सेल्स नहीं कर सकते। प्लेसमेंट आपकी सेल्स टीम कर सकती है, अपना नेटवर्क को इस्तेमाल करके वो प्रोडक्ट रख सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट को सेल्फ से उठाने की जो जिम्मेवारी होती है वो केवल कंपनी की ही होती है। इस केस में मैंने क्या पकड़ा है, मैंने ये कहा है कि आपने 50 स्टोर चालू किए हैं फर्स्ट मंथ पे। जब आप नेक्स्ट मंथ पे जाते हो इन 50 में से 20 स्टोर ने आपको रिपीट सेल दे दिया। और क्योंकि आपके पास 5 लोग हैं तो हम जब 20 स्टोर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब 100 स्टोर से आपको रिपीट सेल्स आ गया। याद रखिए हमने प्लेसमेंट कितना पकड़ा था? हमने पकड़ा था कि हम प्लेसमेंट 50 पीसेस करेंगे, लेकिन जब हम रिपीट सेल के ऊपर बात करते हैं तब कंट्रोल हमारे पास नहीं होता है, कंट्रोल रिटेलर के पास होता है और वो सेल्स रिपोर्ट को देखने के बाद ही आपको ऑर्डर देगा। और आपको रिपीट सेल्स मैंने कम पकड़ा है, मैंने 30 पकड़ा है कि भैया रिपीट होने के बाद उसने 30 पीस का आपको ऑर्डर दिया। जब हम 100 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पीसेस कितने आ जाते हैं? पीसेस आ जाते हैं 3000। और 3000 को जब हम 63.13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो नंबर आ जाता है वो करीब 1,89,393 का आता है। और जब हम इन दोनों नंबर को जोड़ देते हैं तो हमें 9.7 लाख का नंबर हमारे सामने आ जाता है। इसी फॉर्मूला को लगा के मैंने मंथ 3 को भी कैलकुलेट किया है, बट इसमें अगर आप देखो तो मैंने 20 के जगह 40 आउटलेट पकड़े हैं, क्योंकि रिपीट बढ़ेंगे ना। कैसे बढ़ेंगे? 20 तो यहां से आ गए, 20 फिर यहां से आ गए, तो 20 और 20 कितने हो गए? 40। तो 40 इंटू 5 लोग कितने हो गए? 200। दैट इज 200 स्टोर से आपको थर्ड मंथ में रिपीट आ गया। लेकिन जैसे आप फोर्थ मंथ में जाते हो लेडीज एंड जेंटलमैन, याद रखिए इसके बाद जो सारा बिजनेस है वो रिपीट सेल्स के ऊपर है। तो अगर आपका मार्केटिंग स्ट्रांग नहीं है, अगर आपका प्रोडक्ट स्ट्रांग नहीं है तो आपका रिपीट सेल्स नहीं होगा। रिपीट होने के लिए प्रोडक्ट को सही होना बहुत जरूरी है। और एक बार जब कस्टमर प्रोडक्ट को उठा लेता है तो उसे इतना पसंद आना चाहिए कि वो दोबारा आपके प्रोडक्ट को मांगने के लिए उस शॉप में आकर रिटेलर से उस प्रोडक्ट के बारे पूछे। रिपीट के ऊपर बात करते हुए आप देखोगे मैंने जो नंबर ऑफ स्टोर्स पकड़े हैं वो 50, 60, 60, 70, 70, 80, 90, 100 स्टोर्स तक पकड़ा है पर पर्सन। याद रखिए कि हमने क्या टारगेट पकड़ा था? हमने टारगेट ये पकड़ा था कि एक आदमी 150 स्टोर करेगा, लेकिन यहां पर तो करीब 110 स्टोर ही आ रहे हैं, बाकी 40 स्टोर कहां चले गए? देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जरूरी नहीं है कि आपको रिपीट हर एक स्टोर से मिले। कुछ स्टोर होंगे जो 2 महीने में एक बार देंगे और कुछ स्टोर ऐसे भी होंगे जो 3 महीने में एक बार देंगे। लेकिन
कन्वीनियंस के लिए मैंने इसको 110 ही पकड़ा है, और जब हम 110 को 5 लोगों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 550 स्टोर्स आ जाते हैं, जिससे हमें रिपीट आ रही है। 750 स्टोर अभी भी हमारे पास एक्टिव होंगे। मैं ये नहीं कहता कि वो स्टोर बंद है, बट जो एक्चुअल रिजल्ट आ रहा है वो केवल 550 आउटलेट में से आ रहा है। अगर आप 750 स्टोर्स को लॉन्च करते हैं और 550 स्टोर से आपको रेगुलरली ऑर्डर आ रहे हैं मंथली बाय मंथली, तो याद रखिए आपका जो लॉन्च है आप उसको सक्सेसफुल कह सकते हैं। सारे फॉर्मूलाज को जब हमने लगाया तो हमारे पास जो सेल्स नंबर आया पूरे 1 साल का, वो कितना आया? वो नंबर करीब 94 लाख पे आ जाता है। जब हम इस प्लान से लेके चलते हैं, हम एक टेरिटरी लॉन्च करते हैं 5 लोगों के साथ, और हमारा प्लेसमेंट प्लान होता है कि हम करीब 750 आउटलेट में लॉन्च करेंगे, हम लोग 50 पीस डालेंगे और हमारा रिपीट ऐसे होगा। तो दोस्तों, मैंने जो आपको ये बताया है ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। सिर्फ यही तरीका नहीं होता है जिससे आप सेल्स प्लान को बना सकते हो, बाकी तरीके भी होते हैं, बट मुझे ये तरीका काफी सरल लगता है और मैं इसी तरीके को लेकर आपको भी बताता हूं और अपने क्लाइंट्स को भी बताता हूं कि उनकी जो सेल्स प्लान होनी चाहिए वो किस तरह होनी चाहिए। लेकिन चाहे आपका प्लान कैसे भी क्यों ना हो, आपका लॉन्च तभी सक्सेसफुल होगा जब आपकी प्लेसमेंट सही है और जब आपके प्रोडक्ट में रिपीट आ रहा है। मैं जानता हूं कि अब बहुत लोग बहुत ध्यान से ये देख रहे होंगे, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ पता चलेगा। और मेरा ये मानना है कि आप किसी भी बिजनेस को चला रहे हो और किसी भी काइंड ऑफ प्रोडक्ट या सर्विसेज में हैं आप, अगर आपके पास टारगेट नहीं है तो आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते। टारगेट को मीट करना नहीं मीट करना डिफरेंट क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि आपको टारगेट अपने पास भी आपके पास होना चाहिए और आपके टीम के पास भी होना चाहिए, तभी हम एक डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे ना। और ये स्लाइड जो आप देख रहे हो ये आपको टारगेट सेटिंग में हेल्प करेगी। याद रखिए, जब टारगेट आप बनाते हो ना, टारगेट को ऐसा मत बनाइए कि वो बियॉन्ड रीच हो। अगर वो बियॉन्ड रीच होगा तो शुरू होने के पहले ही लोग डिमोटिवेटेड हो जाएंगे। टारगेट सोच समझ के बनाइए, उसे अचीवेबल मत रखिए, बट उसको एक ऐसा पैरामीटर पे रखिए कि अगर आपका सेल्स टीम अपने आप को पुश करती है, वो उस टारगेट तक, उस लक्ष्य तक पहुंच सकती है। तो दोस्तों, आपने देखा इस प्रेजेंटेशन में कि किस तरह हमें प्लेसमेंट करना चाहिए, किस तरह हमको रिपीट के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। जब हम इन दोनों चीज को मॉनिटर करके चलते हैं तो एक स्टार्टअप एक सक्सेसफुल स्टेज में स्लोली स्टेडली आ जाता है। याद रखिए, ये जल्दबाजी वाला काम नहीं है। वो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसीलिए सावधानी रख के कदम कदम को अच्छी तरह इवैल्यूएट करके क्या एक्शन लेने पे क्या रिजल्ट आ रहा है उसको देखकर आप आगे बढ़िए। जब आप एक स्टेडी बिजनेस में पहुंच जाते हो तब आपको इंडिकेशन आ जाता है कि अभी स्केल अप का वक्त आ गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम इस बिजनेस प्लान के सीरीज को संपूर्ण करेंगे और आखिरी एपिसोड जो कि बजटिंग के ऊपर है उसके ऊपर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आपका ये दोस्त आपसे अलविदा लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद।